नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए वार्ता कितने प्रतिशत सफल। टीवी 9 पर अपडेट पल पल और वो मीटर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वार्ता 100% सफल होगी, क्या वार्ता 75% सफल होगी, 50% सफल होगी या बिल्कुल सफल नहीं होगी। ये क्योंकि जैसे जैसे खबरें छन छन कर आ रही हैं इसका अंदाजा लगता जा रहा है। और इसीलिए देखिए अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान की 2 शर्तों पर अभी भी संशय बरकरार है जो इस वार्ता को डिरेल भी कर सकता है। ईरान ने 3-4 शर्तें रखी हैं जिसमें 2 शर्तें हैं उनकी संपत्तियां डीफ्रीज की जाएं। ईरान ने संपत्ति डीफ्रीज का दावा किया था। अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान का दावा, लेबनान सीज फायर पर यूएस तैयार। लेबनान में इजरायली हमले लगातार लेकिन जारी हैं। तो ईरान कह रहा है कि लेबनान में भी युद्ध विराम हो, हमारी संपत्तियां फ्रीज हो, हमें युद्ध का हर्जाना मिले नुकसान का। अमेरिका इन 2 मांगों पर तो तैयार नहीं हो पा रहा है। एक तो जो संपत्तियां डीफ्रीज करने की बात है, दूसरा यहां हर्जाना। और इन 2 शर्तों पर अभी भी संशय बरकरार है। इनफैक्ट आप देखिए हिजबुल्ला और इजरायल के बीच गाय बगाए रॉकेट चल ही रहे, हमले हो ही रहे। और अब देखिए एक और जानकारी आ रही है। ईरान ने पाकिस्तान को 4 मांगे बताई। 4 ऐसी मांगे हैं जो ईरान कह रहा है पूरी हो। ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण मांगा है, युद्ध में नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है, फ्रीज संपत्ति को बहाल करने की मांग की है ईरान ने अपनी 4 मांगे पाकिस्तान को दी। तो 4 मांगे यहां पर ईरान ने रखी हैं। ईरान ने पाकिस्तान को 4 मांगे बताई हैं। होर्मुज पर नियंत्रण, युद्ध में नुकसान के मुआवजे की मांग, फ्रीज संपत्ति को बहाल करने की मांग। ईरान ने 4 मांगे पाकिस्तान को दी हैं। और पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता की सबसे बड़ी खबर, शहबाज से मिला अमेरिकी डेलीगेशन। जेडी वैंस, विटकॉफ, कुशनर की मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता की जो बड़ी खबर है वो है शहबाज से अमेरिकी डेलीगेशन मिला है। जेडी वैंस, विटकॉफ और कुशनर की मुलाकात हुई है। हालांकि जेडी वैंस से तो मिलने को इच्छुक दिख रहा है ईरान, लेकिन कुशनर और विटकॉफ को लेकर उनके कुछ शंकाएं हैं। और ये भी यहां पर अब देखना कि क्या जब वो मुलाकात होगी तो पूरे डेलीगेशन के साथ होगी, इसीलिए शायद जेडी वैंस को आना पड़ा है। ये देखिए, हालांकि जब शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीरें, जब शहबाज शरीफ से जेडी वैंस के साथ विटकॉफ और कुशनर दोनों मिले। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत हैं, जबकि जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं। और इन दोनों को यहां पर ट्रंप ने इस डेलीगेशन में रखा है। तो ईरान ने संपत्ति डीफ्रीज का दावा किया, वो भी यहां फिलहाल नहीं दिख रहा है। अमेरिका की तरफ से वो बात नहीं मानी गई। ईरान कह रहा है लेबनान में सीजफायर हो, वहां भी पूरी तरह से सीजफायर हो गया हो ऐसा हम नहीं कह सकते। और हमारे साथ जावेद बदर जुड़ रहे हैं, आप इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इस्लामाबाद में जो ये बातचीत हो रही है या होने वाली है इस पर उनसे बात करते हैं। बदर साहब, इस्लामाबाद में अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या माहौल बनता दिख रहा है इस बातचीत का? क्योंकि 2 मांगे ऐसी हैं जिस पर अभी भी अमेरिका नहीं मान रहा है। पहली मांग तो यह है कि भाई उनको उनकी संपत्तियां डीफ्रीज हो, दूसरा वो कह रहे हैं कि लेबनान में भी सीज फायर हो, और दोनों मांगे अभी फिलहाल दिख नहीं रही मांग पूरी होती हुई। तो आपको क्या लग रहा है, क्या यह बातचीत ऐसे माहौल में ट्रैक पर आ पाएगी? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ठीक नहीं आ रही, लेकिन बोलिए बोलिए। जी देखिए, जो मुल्क इनको टेबल पर ला सकता है, 2 दुश्मनों को, 30 साल पुरानी दुश्मनी है इनकी, तो आगे भी बातों से ही बात बनती है। तो जिन चीजों के ऊपर अभी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तस्वीरों में कि बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है, और जेडी वैंस का जो माजी है वो है भी अमन पसंद, और इनको गिना भी इसी तरह जाता है कि ये अमन पसंद आदमी है, और मज़ाकरात में ये कामयाबी आपको दिखती नजर आएगी। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, अभी बैठेंगे, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आप देखेंगे ये 1 दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, और शायद ये 1 हफ्ते से ऊपर ले जाए इसको। तो ये चीजें मामूल के मुताबिक बहुत अच्छी जाएंगी। ड्राफ्ट बन चुका है, ड्राफ्ट भेजा गया था, उसी ड्राफ्ट को पढ़कर ये लोग माने हैं शराइत, और उसके बाद ये इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी था।
बातचीत चलेगी, आगे बढ़ेंगे और अमन की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। कोई जानकारी है आपके पास ईरान ने क्या मांगे रखी है अपनी यहाँ पर? चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान और अमेरिका की सीधी बातचीत अटक गई है। देखिए ये रह रहकर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सीधी बातचीत में ईरान और अमेरिका शायद आमने सामने ना आए। आमने सामने बात करने पर अभी सहमति नहीं बनी है। अभी शहबाज शरीफ पहले अमेरिका के पास जा रहे हैं, फिर ईरान के पास जा रहे हैं। एक कमरे में जेडी वैंस से मिलते हैं, दूसरे कमरे में कालीबाफ से मिलते हैं। ईरान और अमेरिका वार्ता को लेकर बड़ी खबर यही आ रही है कि सीधी बातचीत यानी टेबल पर आमने सामने बैठकर कालीबाफ, एक तरफ कालीबाफ, अराक्ची और ईरान का डेलीगेशन हो, दूसरी तरफ जेडी वैंस हो, विटकॉफ और कुशनर हो और अमेरिकन डेलीगेशन हो, ये ऐसी कोई बातचीत फिलहाल अभी माहौल बनता नहीं दिख रहा है। शहबाज शरीफ उस ब्रिज का काम कर रहे हैं, जो इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं। और चलिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं। एयर कमोडोर कार्तिक काले हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जेके त्रिपाठी फॉर्मर एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। मैं एम्बेसडर त्रिपाठी, इस मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आमने सामने बातचीत अभी हो ऐसी सहमति नहीं है। अभी शहबाज शरीफ ही इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ईरान की दो सबसे बड़ी बातें कि भाई हमारी संपत्तियां डीफ्रीज करो, लेबनान में सीज फायर करो, इसको लेकर अभी कोई इतना बड़ा अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव रुख आया नहीं है। ऐसे में ये बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए कोई अपडेट इस पे अभी फिलहाल कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। जैसा कि आप सही कह रहे हैं कि अभी तो शहबाज शरीफ सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, हरकारे का काम कर रहे हैं। इस कमरे में जाके उनकी बात, उस कमरे में जाके उनकी बात। अभी तक सिर्फ एक ही छोटा सा डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं कतर में और देशों में वो खोले जाएंगे। वो करीब ढाई बिलियन डॉलर के हैं। लेकिन ईरान की मुख्य मांग जो है कि लेबनान को इंक्लूड किया जाए, जिसको पहले कहते हैं कि यूएस ने मान लिया था और फिर बाद में यूएस बैक ट्रैक कर गया। एक वो, दूसरी ये कि उसको न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट की छूट दी जाए। तीसरी उनकी ये है कि हमें आप मिसाइल प्रोग्राम का चालू रखने दें। और चौथी जो है वो हुर्मुज़ की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ईरान मान जाएगा और मुझे लगता है कि अमेरिका भी अपने स्टैंड पे अड़ा हुआ है। मतलब अभी ये बातचीत लंबी चलेगी अगर बातचीत होती है, एक टेबल पर आते हैं तो। गुलाम मुर्तजा मुझे दिखाई दे रहे हैं इस्लामाबाद से, एक और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम, क्योंकि आप रिपोर्टर भी हैं, आप वहां पर जमीन पर देखते भी हैं कि क्या कुछ चल रहा है, वहां की पॉलिटिक्स को भी आप बहुत सही से कवर करते हैं, बहुत करीने से। आप मुझे बताइए अभी वहां पर सेरेना होटल में क्या कुछ चल रहा है, कोई जानकारी मिल रही है? क्या ईरान और अमेरिका दोनों के डेलीगेशन आमने सामने बैठेंगे आज, ऐसी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, दोनों डेलीगेशन आपस में बैठेंगे। इससे पहले जो मुलाकातें हैं वो पाकिस्तानी वफूद के साथ हो चुकी है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ ईरानी वफ्द की मुलाकात भी हो चुकी है और अमेरिकन वफ्द की मुलाकात भी हो चुकी है। इंडिविजुअल मुलाकातें भी हो चुकी हैं और दस्तावेजात के तबादले की जो सूरत हाल है उस तक बात पहुंच गई है। और दस्तावेजात का तबादला जो है दोनों वफूद का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर जो डिप्लोमेटिक कोर है उनके साथ हुआ है। और अब ये एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस के बाद इनके बैठने का अमल जो है वो शुरू होगा इकट्ठे, क्योंकि जो पॉइंट्स दोनों जानब से दिए गए हैं उन पॉइंट्स के जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो रजामंदी होगी, उनको अलहदा करके जिन पॉइंट्स के ऊपर बातचीत दरकार होगी उन पॉइंट्स के ऊपर आमने सामने जो है वो बैठेंगे। माहौल जो है वो बड़ा पुरअमन है, खुशगवार है और अभी तक की जो बातचीत है वो भी खुशगवार बातचीत जो है अभी तक हो रही है। और इस्लामाबाद में जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो मुबसरीन है, ईरान के सहाफ़ी हैं या मुख्तलिफ मुमालिक से पाकिस्तान में आए हैं, अमेरिका से हैं, चाइना से हैं और जो यहाँ के मुबसरीन हैं, वो सब उन सब की जानिब से जो अभी तक की इंफॉर्मेशन जो हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी मिल रही है, जो उनसे भी मिल रही है, वो उस इत्तलात के मुताबिक जो अभी बातचीत है उसका अमल मुस्बत अंदाज में गुलाम आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और इस बारे में बात करूंगा कि आगे यहाँ से क्या दिखता है, कब कोई और शेड्यूल क्या कोई आ रहा है, क्या ये बातचीत आज ही खत्म हो जाएगी, अभी चलेगी कुछ दिन, इन सब पे बात करूंगा। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, शहबाज के कार्यालय से ईरानी डेलीगेशन की पहली तस्वीर सामने आई है। शहबाज शरीफ के ऑफिस से ये तस्वीर जारी की गई है। शहबाज से मिलने से पहले पीएमओ में ईरानी डेलीगेशन दिखाई दिया है। तस्वीर में डेलीगेशन को कुछ समझाते दिख रहे हैं कालीबाफ। कालीबाफ ईरान की संसद के स्पीकर हैं।
ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ की अध्यक्षता में यह वार्ता हो रही है। उन्हीं के बगल में अब्बास अरागची भी बैठे हुए ऐसा दिखता है, जो विदेश मंत्री ईरान के, और फिर पूरा डेलीगेशन जिसमें देखिए 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8 लोग हैं यहाँ पर। जरा बिग वॉल पर दिखाइए, क्या ईरान के पास इस बातचीत में अपर हैंड है, या आपको लगता है कि नहीं, उनकी बातें नहीं भी मानी गई, शर्तें नहीं मानी गई तो भी बातचीत तो करनी पड़ेगी? देखिए, स्ट्रेटेजिकली तो बिल्कुल उनके पास अपर हैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में फंसा लिया है जहां पर इस समय ईरान के पास अपर हैंड जरूर है, लेकिन अच्छा, मैं आ रहा हूं आपके, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। बातचीत पर ईरान का सनसनीखेज बयान आया है। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर, ईरान कह रहा है हम अपनी शर्तों पर नहीं झुकेंगे, हम आत्मरक्षा के लिए तैयार हैं। ईरान का डेलीगेशन लगातार यह मैसेजिंग कर रहा है कि इधर माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात पर यह बातचीत होगी हमारी शर्तों पर, या तो बातचीत नहीं होगी। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है कमोडोर काले, कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम नहीं करें, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम आत्मरक्षा के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो वो डेफिनेटली इस पर विश्वास रखते हैं, और ये भी उनको पता है कि अमेरिकन पोजीशन जो इस समय है वो स्ट्रेटेजिकली सामरिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है, इसलिए उनकी बात जो है मानी जाएगी। एक पॉइंट ये है, और सेकंड पॉइंट ये है कि जब इनिशियली आप कोई भी नेगोशिएशन शुरू करते हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली रखते हैं और कहते हैं नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पे पीछे नहीं हटूंगा। जब नेगोशिएशन आगे जाते हैं तब आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा बदलते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इस समय पहला दिन है, पहला घंटा ही है, आप ये कह सकते हैं, जब दोनों अलग अलग हैं और अपना अपना ओपिनियन केवल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू दे रहे हैं, तो इसमें हार्डलाइन और हार्डलाइन ओपिनियन होना लाजमी है, नेचुरल है। लेकिन जब आप बातचीत करने आए हैं जावेद बदर साहब, आप कह रहे हैं माहौल बहुत अमन पसंद है, माहौल बहुत पॉजिटिव है, माहौल बहुत वार्म है, उसमें इस तरह का अड़ियल रवैया क्या बातचीत को डिटेल नहीं करेगा? देखें अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी तो देखें शुरुआत हुई है मुज़ाकरात की, दोनों आपस में बैठेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे, कुछ देना कुछ लेना, तो ये भी सूरत हाल है। बातचीत से ही बात बनती है ना, तो अभी तो उनको वक्त चाहिए। अभी तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, बातचीत होगी, कुछ देना लेना होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन बातचीत की टोन जो पहले से, बदर साहब सुनिए, बदर साहब शायद आप तक मेरी आवाज देर से आ रही, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, बातचीत जब होगी तो एक गम आप खाएंगे, एक गम वो खाएंगे, हम आगे पीछे बात कुछ अपने स्टैंड को करेंगे तो बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह का टोन ईरान सेट कर रहा है, वो वाली टोन दिखती नहीं है कि वो इस मूड से आए हो कि हाँ हम भी कुछ गिव अप करेंगे। वो लगता है या तो मेरी बात मानो या हम नहीं बात करेंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखें कंफ्यूजन पैदा ना करें, नहीं देखें कंफ्यूजन पैदा ना करें। जब मुज़ाकरात होते हैं जैसे, तो अपनी कोई ना कोई पहले थोड़ी सी वो थोड़ा जोर डालते हैं, बढ़त डालते हैं। देखिए अभी उसने, ट्रंप ने भी तो कितना बयान दिया ना कि अगर नहीं मानेंगे तो हम शदीद हमला करेंगे। तो ये चीजें चलती हैं दबाव में लाने के लिए, तो दोनों की तरफ से कि वो हमारे दबाव में है। जब ये बैठेंगे तो ये जो फ्रीज है, सब चीजें आप ये कह रहे हैं कि ईरान प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी बात मानी जाए। चलिए, इसमें भी एक आपकी बात में भी थोड़ा लॉजिक है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन देखिए ईरान की जो दो शर्तें हैं वो अमेरिका ने मानी है नहीं मानी है, ये इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये जो है पहली शर्त और दूसरी शर्त, ये ऐसा लग रहा है कि ईरान की इन शर्तों पर अमेरिका फिलहाल मान रहा है उनकी शर्तें। पहली शर्त, लेबनान पर हमला रुकेगा और ईरान की संपत्ति जो फ्रीज है वो बहाल की जाएगी। किन देशों में ईरान की संपत्तियां हैं ये समझ लीजिए। अमेरिका में 38 से 50 अरब डॉलर संपत्ति है, यूरोपीय संघ 18 से 28 अरब डॉलर है, यूके में 6 से 9 अरब डॉलर है। कुल फ्रीज संपत्ति जो है वो 11 लाख करोड़ की है ईरान की। और ईरान को पैसे कैसे मिलेंगे? अमेरिका विदेशी बैंकों को पाबंदी में छूट देगा, वो सैंक्शन हटाएगा, जिससे ईरान की फ्रीज संपत्ति बहाल होगी। तीसरे देशों के माध्यम से फंड ट्रांसफर होगा। डील हुई तो सबसे पहले अमेरिका यूरोपियन यूनियन से फ्रीज संपत्ति बहाल होगी। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान की शर्तों के बाद ट्रंप का जवाब आ गया है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, हमें ईरान के जवाब का इंतजार है। संभवतः ये ईरान की होर्मुज वाली शर्त पर बयान दिया है ट्रंप ने, क्योंकि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है का मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं मानो हमारी बात, मत खोलो होर्मुज, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा तेल है। क्योंकि इस सीज फायर की सबसे पहले शर्त थी कि होर्मुज खोला जाएगा और होर्मुज अभी तक नहीं खुला है।
ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की जो शर्तें आई हैं वो कह रहे हैं मैसिव नंबर्स ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी ऑयल टैंकर सम ऑफ द लार्जेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर हेडिंग राइट नाउ टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू लोड अप विद द बेस्ट एंड स्वीटेस्ट ऑयल। वो कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल जहाज इस वक्त अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं खाली, क्योंकि वो अमेरिका से तेल लेना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अच्छा तेल है। और कह रहे हैं कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है। और वो कह रहे हैं दुनिया की जो 2 ऑयल इकोनॉमीज है उनको कंबाइन कर दे तो उससे ज्यादा हमारे पास तेल है, उससे अच्छी क्वालिटी का तेल है। एंड वी आर वेटिंग फॉर यू क्विक टर्न अराउंड प्रेसिडेंट DJT। वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं इनका और जल्दी ही ये एक बड़ा यहां पे चेंज हो जाएगा सब कुछ, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। गुलाम, मुझे ये बताइए, क्या ईरानी डेलीगेशन की ये शर्तें वहां पर क्या फिजा में इनकी बातचीत हो रही है? फिजा में इस बातचीत को लेकर कोई इन शर्तों को लेकर कोई बातचीत है कि भाई ईरान इस तरह की कड़ी शर्तें लगाएगा तो क्या अमेरिका मानेगा उसकी बातचीत? देखिए, कड़ी शर्तें तो सीज फायर से पहले भी थी और सीज फायर का जब ऐलान हुआ तो उस वक्त भी ये शर्तें मौजूद थी और अभी भी शराइत की बातचीत जो है वो हो रही है। लेकिन इसकी बाबत ये बात कहना कि ये कोई बातचीत जो है वो कहीं रुक रही है या कोई तातुल पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इस मौके को चुना गया है, इस दिन को चुना गया है, इस वेन्यू को चुना गया है, तो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो वेरियस पॉइंट्स के ऊपर बातचीत जो है वो तकरीबन रजामंदी की तरफ चली गई है। और जो आपने हुर्मस की आप बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मस की, तो स्टेट ऑफ हुर्मस गुज़िश्ता रोज़ भी बयान आ गया था जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी जानिब से कि वो अमेरिकन जो जहाज़ हैं उनके लिए भी खुला है, बाकी लोग भी वहाँ से गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ तक की बात तो ये है कि वो इसकी ओपनिंग हो चुकी है। मसाइल जो है वो लेबनान के मामले पे हैं और इसके साथ जो मुख्तलिफ एसेट्स ईरान के मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो एसेट्स हैं वो किस तरह से कैसे टाइम में जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे और किस तरह से उनको वो मिलेंगे और सैंक्शंस जो हैं वो किस तरह तो इनको लेकर कोई बातचीत वहां पर तो ऐसे बहुत बड़े डेलीगेशन ने पाकिस्तान को कुछ कहा? पाकिस्तान की सरकार ने इसको लेकर क्या आप लोगों को कुछ शेयर किया है कि अमेरिका से इन दोनों बातों पर कोई बातचीत हुई हो? पाकिस्तान बिल्कुल बातचीत तो यही तो काम पाकिस्तान कर रहा है कि जो दोनों तरफ से डिमांड्स आ रही हैं या उससे पहले आ चुकी हैं उनको पाकिस्तान एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहा है, पाकिस्तान उनके साथ मुशावरत कर रहा है, पाकिस्तान उनको मशवरा दे रहा है कि किस तरह से जो आगे चीजें बढ़नी है। पाकिस्तान वो तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान बीच में है, पाकिस्तान बीच में बातचीत करवा रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि क्या अमेरिका तक पाकिस्तान के सदर ने या पाकिस्तान ने ये बात पहुंचाई तो उनका कोई रिएक्शन आया जो पाकिस्तान के पीएम ने आप या पाकिस्तान के पीएम के ऑफिस ने आप लोगों के साथ शेयर किया? कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए, इंटरनेशनली जब भी कभी बातचीत होती है तो वो उस एकदम से इस तरह से ये कोई एक पंचायत नहीं है या 2 घरों का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी बैठक है। इसमें जो बातचीत होती है बड़ी मुदल्लल अंदाज में और बड़े संजीदगी के साथ, क्योंकि अगर आप ये देखें कि ईरानी वफ्द में जो लोग शामिल हैं दे आर मच मैच्योर्ड और PhD लेवल के लोग हैं जिन्होंनी सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है, उनके पास अस्करी लिहाज से भी तजर्बात है, उनके पास इंटेलिजेंस की तजर्बात है, तो उनको जितनी बारीकियां किसी भी लेवल के ऊपर समझ में होती है वो उन तमाम लोगों में मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुलाम, और ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन इंटरनेशनली बातचीत का वो ड्राफ्ट लिखा हुआ प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं शेयर कर दिया जाता। शहबाज शरीफ के ऑफिस से वो शेयर हुआ था, फिर बाद में एडिट हुआ था, तो वो किस तरह से कर रहे हैं मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता उस बातचीत में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि आपके सोर्सेज नहीं होंगे, आप उनसे सोर्सेज से बातचीत नहीं कर रहे होंगे। मैं जो पूछ रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं, शायद वो इंफॉर्मेशन आप तक नहीं है इसलिए आप उस बात को नहीं बता रहे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने कहा है कि वेंस मतलब अमेरिका फर्स्ट, कुशनर विटकॉफ इजराइल फर्स्ट, यानी कह रहे हैं कि वेंस अमेरिका के लिए बात करेंगे, कुशनर और विटकॉफ इजराइल के लिए बात करेंगे, ये कहा ईरान ने, इसलिए वो वेंस को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बयान, अमेरिका फर्स्ट के तहत बात होनी चाहिए, यह रजा ने कहा है, इजराइल फर्स्ट अपनाया तो वार्ता विफल होगी। तो ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बयान आया है, उपराष्ट्रपति का, अमेरिका फर्स्ट के तहत बात होनी चाहिए, इजराइल फर्स्ट अपनाया तो वार्ता विफल होगी। अंबेडकर त्रिपाठी, इसका मतलब ये साफ कह रहे हैं
अच्छा चलिए एम्बेसडर त्रिपाठी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा दिखा देते हैं हम इस्लामाबाद वार्ता सीज फायर या फायर। आप समझिए पहला मुद्दा क्या है। नंबर 1, अब क्या ईरान ने अमेरिका में 2 फाड़ कराए। नंबर 1, ईरान ने कहा वो जेडी वेंस से ही बातचीत करेगा, यानी जो ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनसे बातचीत करने को वो इच्छुक नहीं है। तो क्या ईरान ने अमेरिका में 2 फाड़ करा दिया? चेंज करिए पीछे आगे। ईरान को पता था कि जेडी वेंस ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के पैरोकार हैं और इसीलिए जेडी वेंस को से ज्यादा इच्छुक हैं बात करने के। पेंटागन विदेश विभाग के अधिकारी नाराज, डिप्लोमेट से अप्रूवल नहीं मिला। यह भी यहां पर एक बड़ा पॉइंट है इसमें। ट्रंप ने वेंस को पूरी छूट दी, जिससे इंटेलिजेंस कम्युनिटी और व्हाइट हाउस में दरार पड़ गई है, यह जानकारी आ रही है। ईरान ने वेंस का दांव खेलकर युद्ध वाले और शांति वाले गुट में दरार डाली है, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ फ्रिक्शंस हो गए हैं। एक फ्रैक्शन है, एक गुट है वो चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध ना करे, जबकि दूसरा गुट चाहता है कि युद्ध हो। तो क्या एम्बेसडर त्रिपाठी आपको लगता है कि ये जेडी वेंस वाला दांव चलकर कहीं ना कहीं ईरान ने कह दिया है कि हम अपनी शर्तों पे तो बात करेंगे ही करेंगे, हम उससे भी बात करेंगे जो हमें लगता है कि हमसे सही से बात कर सके, ना कि उससे जो इजराइल के लिए पैरोकारी करे? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ईरान ये कह रहा है कि हम जेडी वेंस से बात करेंगे, क्योंकि जेडी वेंस ही ऑफिशियली उनके पास कोई मतलब वो है कोई पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। वो ट्रंप के बाद वो अगले व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये बाकी दोनों जो हैं, ये कुशनर हुए या विटकॉफ हुए, इनकी कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। ये सिर्फ ट्रंप के द्वारा अपॉइंट किए गए। न इनका कोई कूटनीति में अनुभव है, न इनका कोई राजनीति में अनुभव है और न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अनुभव है। तो ईरान एक तरह से ये सही करा कि हम उसी से बात करेंगे जिससे हम बात कर सकते हैं, जो कि फॉर्मली उसके पद पर है और जो कि ट्रंप को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम क्यों बात करें कुशनर और विटकॉफ से? और आप देखिए, विटकॉफ और कुशनर जो दोनों हैं, वो ये कहा जाता है कि वो बड़े प्रो इजराइल हैं। तो इसलिए भी ईरान इन दोनों को उसमें घुसाना नहीं लेकिन चाहता। एम्बेसडर त्रिपाठी, आप कितना भी कह रहे हैं कि हम प्रो इजरायली लोगों से बात नहीं करेंगे, अमेरिका अकेले तो इस वॉर में नहीं है। कहीं ना कहीं इजराइल भी एक फैक्टर है। ईरान चाहे उसको कितना भी डिनाई करे, ईरान कितना भी नेग्लेक्ट करे, लेकिन अमेरिका सारे डिसीजन लेगा और इजराइल का उसमें कोई से नहीं होगा। क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका जो भी डिसीजन लेगा उसमें इजराइल का भी हाथ होगा, क्योंकि अभी तक जो दिखाया गया है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं कि पहले ट्रंप एग्री कर गए कि हाँ हिजबुल्ला भी इसमें शामिल होगा, इस चीज़ फायर में हिजबुल्ला भी इंक्लूड होगा। बाद में इजराइल के दबाव में उन्होंने कहा नहीं। और फिर ये भी कहा जाता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि आप थोड़ा धीरे चलिए, आप अपना कम करिए हमला, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल जो है, देखिए अभी भी हम खबर दिखा रहे हैं कि वार्ता के बीच दक्षिणी लेबनान में हमला हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। तो अमेरिका कह रहा होगा इजराइल से, लेकिन इजराइल मान रहा है, ये अभी फिलहाल दिखता नहीं है। इसी बीच आइए इस्लामाबाद वार्ता सीज फायर या फिर फायर, हम ये क्यों कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि पहला मुद्दा यहां पर जो है, दिखाइए बिग वॉल पे दिखाइए, यहां पर कहां फंस सकती है पेच, कहां फंस सकती है बात। पहला मुद्दा परमाणु कार्यक्रम। ईरानी पक्ष कह रहा है कि ऊर्जा जरूरतों के लिए हमारे परमाणु कार्यक्रम जारी रहेंगे, ये ईरान का पक्ष है। अमेरिका का पक्ष है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने होंगे, यानी उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सहमति ना बने, यहां पर यह बात फंस सकती है। अब दूसरा मुद्दा क्या है, होर्मुज स्ट्रेट। यहां भी बात पूरी तरह से क्लियर नहीं है अभी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ईरानी पक्ष कह रहा है कि ईरान का पूरा कब्जा होगा, जहाजों से टोल वसूलेंगे। अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज पूरी तरह खोले और टोल वसूलना हमें मंजूर नहीं है। अब बीच का रास्ता यहां से क्या निकलेगा, क्या कोई टोल में शेयरिंग होगी, क्या होगा, फिलहाल इसमें कोई उम्मीद है कि पक्ष कुछ हल निकल आए। दोबारा हमला, यह एक तीसरा मुद्दा है कि कहीं अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला तो नहीं करेंगे ईरान पर। ईरानी पक्ष कह रहा है कि ईरान पर दोबारा हमला ना करने की गारंटी मिले। अमेरिकी पक्ष कह रहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो और ज्यादा ताकत से हमले करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ज्यादा कुछ दांवपेच दिखाए तो हमारी सेना अभी भी वहीं पर है, बल्कि और बढ़ा रहे हैं वहां तैनाती। उम्मीद हमले ना करने की गारंटी संभव नहीं हो, यानी ऐसी कोई गारंटी अमेरिका दे ऐसा दिखता नहीं है। अब ये देखिए, ये कुछ मुद्दे हैं जहां पर बातचीत फंस सकती है। अब सवाल ये यहां पर है कि ऐसे में कहीं ना कहीं तो ईरान को भी झुकना पड़ेगा जावेद साहब, कहीं ना कहीं तो ईरान को भी अपने
जो 10 पॉइंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ईरान एटम, बोलिए। देखिए मेरा ख्याल है कि ईरान एटम बम बनाने से पीछे हट जाएगा। आगे बोलिए, ठीक है, सुना आपने ये। क्योंकि अमेरिका की भी असल मांग यही है, जंग भी इसी बात पे हुई थी कि यूरेनियम को एटम बम के लिए इस्तेमाल ना करे ईरान। हाँ, इसके लिए खाली अमेरिका नहीं, बहुत से मुमालिक ये चाहते हैं दुनिया में कि एटम बम ईरान के पास नहीं होना चाहिए। नहीं, केवल एटम बॉम्ब ही एक मुद्दा है जो आपको लगता है कि ईरान उससे पीछे हट जाएगा? आपको लगता है कि जो उसके पास यूरेनियम है वो दे देगा वो अमेरिका को? देखिए बिल्कुल बिल्कुल पीछे हटेगा। उसकी वजह यह है कि जो शहीद हुए हैं आयतुल्लाह खामनेई, इनके पहले वो भी एटम बम नहीं बनाना चाहते थे, वो भी एटम बम बनाने के खिलाफ थे और कोई शवाहिद नहीं मिले। इसराइल ने भड़काया था, अमेरिका को हमला भड़का के करवाया है। एटम बम ईरान बिल्कुल नहीं बनाना चाहता और ये बात वो पीछे हट जाएगा। गुलाम, ठीक है, आपने बड़ी बात रखी। गुलाम, इसके अलावा इजराइल को लेकर कहीं कोई पेच फंस रहा है क्या? क्योंकि लेबनान में हमला बंद हो, सीज फायर हो, ये ईरान की एक बड़ी शर्त है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही है या इस वक्त जो अमेरिकी वफ्द से बातचीत हो रही है, इसमें ये बात उठाई गई है और इसके ऊपर जो वादा है वो लाजमी किया जाएगा और इसके टाइम फ्रेम भी दिया जाएगा कि कब तक जो है ये मजीद आगे फर्दर जो बातचीत है वो आगे चलेगी और कब तक ये हमले जो हैं वो रुक जाएंगे। क्योंकि लेबनान का ये सबसे अहम पॉइंट था कि जो ईरान का ये पॉइंट था कि लेबनान के ऊपर हमले जो है वो नहीं किए जाए और इससे पहले जब बातचीत शुरू हुई है तो उसमें भी इस बात की जो तस्दीक की गई थी तमाम अफ्रीकन की जानिब से कि लेबनान के ऊपर भी हमले नहीं किए जाएंगे। जो मकासद लेके बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने लेबनान के ऊपर हमले किए थे वो उनको हासिल नहीं हो सके, सिवाय जो इनोसेंट किलिंग्स हैं वो वहाँ पे हुई हैं। तो उनकी इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी बात हुई है और उन्होंने भी उनको मना किया है। लेकिन जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो इस तरह की एम्बिग्यूटीज भी चल रही होती हैं, प्रोपेगेंडा भी चल रहा होता है और उसके साथ साथ स्पॉयलर्स जो होते हैं वो भी अपना काम कर रहे होते हैं कि शायद जो ये बात है वो कहीं अमन की तरफ न चली जाए और जो वो चाहते हैं वो हो जाए। तो इस वजह से अगर आप नुकसानात गिनवा रहे हैं ईरान के, तो आप नुकसानात थोड़ा सा ध्यान में रखिए अमेरिका के, डेमोक्रेट्स के। आने वाले दिनों में आफ्टर 6 मंथ्स मिड टर्म के 35 बिलियन डॉलर से लेके 60 बिलियन डॉलर का जो खर्च हो चुका है उसके साथ साथ जो वहाँ पे कफन चले गए हैं ये इसके साथ साथ और बहुत सारी हेजमनी जो टूट गई है, जो ईरान के हवाले से 50 साल से ये बात चल रही थी। कुछ तो हुआ होगा तभी तो अमेरिका आया, वरना 40 दिन बाद अमेरिका आता क्यों बातचीत के टेबल पर? ठीक बात है, मैं आ रहा हूं। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ईरान सीधी वार्ता पर संकट बढ़ गया है। अपनी शर्तों पर अड़ा है ईरान। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपनी शर्तें भेज दी हैं ईरान ने, यानी ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तें मानी जाएं तभी हम बातचीत पर आगे बढ़ेंगे। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ गया है। संशय बढ़ता हुआ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत को लेकर। शहबाज शरीफ तो दोनों से मिल रहे हैं। ये देखिए कालीबाब के साथ उनकी फोटो आई, वे ईरान की संसद के स्पीकर है, उनसे मिले शहबाज शरीफ। उन्होंने, ईरान ने उनके सामने अपनी मांगे रखी। वो उससे पहले जेडी वैन से मिले, वहां पर उनके अमेरिकी डेलीगेशन से मिले, उनके सामने वो बातें रखी गई, एक दूसरे को उनकी बातें पहुंचा दी गई। अब अमेरिका क्या उन बातचीत की पहले रखी गई शर्तों को मान रहा है, ये देखना है। देखिए एक और बड़ी खबर, युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर दबाव है। अमेरिका में 2/3 लोग युद्ध का अंत चाहते हैं और यही दबाव सबसे ज्यादा काम कर रहा है इस बातचीत को लेकर। कई सर्वे में अमेरिकी नागरिकों ने अपनी राय रखी है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। एयर कमोडोर काले, जो बात अभी गुलाम कह रहे थे, बाकी कुछ ना कुछ तो अमेरिका का नुकसान है, कुछ ना कुछ, चाहे वो नैरेटिव में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पूरी दुनिया में जो दोस्त उसकी जो अलग अलग दुनिया से उसके जो संबंध है उनका नुकसान हो, और चाहे अब देश में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ लोगों का इस तरह मानना कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या ये प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि जल्दी से जल्दी बातचीत को सफल किया जाए, इस युद्ध को यही खत्म किया जाए, और इसलिए शायद ईरान की शर्तें अमेरिका को माननी पड़ेंगी? देखिए ये वन साइडेड प्रेशर नहीं है, बार बार ही हम इसको वन साइडेड प्रेशर बोल रहे हैं, वो दैट इज एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सिचुएशन की गलत रीडिंग है। इसमें कई तरह के प्रेशर्स हैं। एक तो आप मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भूल रहे हैं जो प्रेशर डाल रहे होंगे कि भाई ईरान को ऐसा मत करने दीजिए, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और वो किंगडम्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के पुराने सामरिक दृष्टि से दोस्त हैं, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को 13 बेसेस दिए थे जहां पर ईरान ने हमला किया है।
तो फिर और उनको नुकसान इस बात का हुआ है। यदि ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल रखता है और टोल लगाता है जैसे वो कह रहा है, तो इसमें नुकसान सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का है। उसके बाद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जितने भी जो भी उनकी सेंसिटिविटीज हैं उसका ध्यान अमेरिका को रखना पड़ेगा। तो देखिए प्रेशर उन तरफ से भी है, देन बाकी दुनिया से भी प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। बिकॉज आप चाहे जो भी कहें, यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्ती जो है वो दुनिया में साउथ कोरिया, जापान, यूरोप सबसे है। और जहां पर जैसे आप अगर टोल लगाते हैं और ईरान की हेजेमनी मिडिल ईस्ट में आप किसी भी तरह से इंप्रूव या इंक्रीज करने की कोई भी कोशिश करते हैं, उससे नुकसान जो है उन सब देशों को है जो मिडिल ईस्ट से तेल लेते हैं। तो ये जो तलवार डेमोक्रेट स्वॉर्ड जिसे बोलते हैं, ये ईरान के ऊपर, ये ईरान की तलवार हमारे ऊपर हमेशा लटकती रहेगी। तो ये प्रेशर भी यूएस के ऊपर है। यूएस के ऊपर केवल प्रेशर डोमेस्टिक साइड से तो डेफिनेटली ट्रंप पे प्रेशर है, बिकॉज उनको परफॉर्म करने की इस समय एक सिचुएशन है जहां पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे सिचुएशन खत्म हो। ठीक बात है। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आगे क्या होगा, वार्ता सफल हुई तो और नहीं सफल हुई तो, दोनों आपके सामने सिचुएशंस रखते हैं और समझिए कि इसमें आपके लिए क्या खास है। यहाँ पर वार्ता सफल हुई तो तेल के दाम में भारी गिरावट होगी और जो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो रही है या एनर्जी के दाम बढ़ रहे हैं उसमें कमी आएगी। वार्ता विफल हुई तो ईरान से पूर्ण युद्ध होगा और फिर तेल के दाम कहां जाएंगे हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वार्ता सफल हुई तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का कद बढ़ेगा और वार्ता विफल हुई तो हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा और उसके बाद जो हो रहा है हम देख रहे हैं। वार्ता सफल हुई तो ईरानी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल जाएगी, ईरान को भी अब कारोबार करने में मदद मिलेगी। और वार्ता विफल हुई तो दुनिया में आर्थिक मंदी आनी तय, क्योंकि तेल के दाम बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो जाएंगे और उसके बाद हर चीज पर असर पड़ेगा और दूसरी चीजें भी जो उधर से आती है उन पर भी असर पड़ेगा। वार्ता सफल हुई तो मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, वार्ता विफल हुई तो न केवल अशांति आएगी मिडिल ईस्ट में, बल्कि वेंस और ट्रंप की एक राजनीतिक हार भी मानी जाएगी और मिड टर्म इलेक्शंस पर भी उसका असर पड़ सकता है। वार्ता सफल हुई तो एक विश्व युद्ध का खतरा टलेगा और वार्ता विफल हुई तो परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा और यह सबसे बड़ा खतरा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका की शांति वार्ता पर संकट बढ़ गया है। अमेरिका ईरान की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, ईरान की एक भी शर्त मंजूर नहीं, अमेरिका कह रहा है। देखिए अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव यहां पर रिएक्शन आया नहीं, हो सकता है आगे चल के आए, लेकिन अमेरिका ने ईरान की जो दो सबसे बड़ी शर्तें वो मान ली हूं ऐसा दिखता नहीं और इसीलिए यह संकट बढ़ गया है। इसीलिए हम जावेद साहब, बातचीत का माहौल तो बनाना पड़ेगा ना, और वो माहौल तभी मुझे तो देखिए समझ नहीं आ रही है, होगी। आपकी जानकारी लगता है स्टूडियो में तैयार होती हैं आपके सर, तो आप दे दीजिए, आपके पास कहां से जानकारी आ रही है बताइए। आप इसको कंफ्यूज मत करें चीजों को। हरमज ना खुलने की वजह से सबसे ज्यादा मसला हिंदुस्तान को खड़ा है इस वक्त, जहां पे 3-3 किलोमीटर लंबी लाइंस लगी हैं गैस के लिए, पेट्रोल के लिए। और लॉकडाउन कहां हुआ जावेद साहब? होगा लॉकडाउन किस देश में हुआ? देखिए मैं इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान जबरदस्ती की बातें ना करें। लेकिन कौन सा देश है जो हॉर्मुज में खुलने की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है? वो कौन सा देश है जहां पर सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां कर दी गई हैं? वो कौन सा देश है जहां पर बिल्कुल पेट्रोल के दाम आसमान चले गए? मैं बिल्कुल इसको इंडिया और पाकिस्तान नहीं बना रहा हूं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर से उसी लाइन पर आएंगे तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने को ना। मैंने एक सवाल आपसे पाकिस्तान को लेकर नहीं पूछा कि पाकिस्तान ने वहां क्या ईरान और अमेरिका के बीच कंफ्यूजन पैदा कर दी। मैंने नहीं पूछा कि उसने जब बातचीत की तो लेबनान का जिक्र क्यों नहीं किया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि वो अमेरिका से आया था या चीन से आया था वो ड्राफ्ट जो शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट लिख के एक्स पे पोस्ट कर दिया था। मैंने कहा आपसे नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे ये बताइए सर देखिए, आप अगर इंडिया पे आएंगे तो मैं आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी अपने एयर टाइम को इसमें आपकी बैशिंग की वजह से खराब नहीं करना चाहता हूं। मेरी बात सुन लीजिए जावेद साहब, मुद्दे पे आइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको जो कहना कहिए, लेकिन अगर आप बैशिंग पे आएंगे तो मैं फिर आप एयर टाइम खराब करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ईरान अमेरिका का ये जो बातचीत का संकट है, टोन तो सॉफ्ट होनी चाहिए ना, कहीं से टोन सॉफ्ट नहीं हो रही। 10 सेकंड आपके पास, लगता है हम तक आवाज ही नहीं जा रही। चलिए, थैंक यू सो मच सर, समय समाप्त हो चुका है। थैंक यू सो मच।